हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, मिडावल हिस्ट्री को लेके मेरे पास बहुत सारे क्वेरी था कि मिडावल हिस्ट्री के अंदर दिक्कत होता है, नाम याद नहीं होता, कहानियाँ याद नहीं होती और मतलब दिक्कत होती है मिडावल हिस्ट्री को समझने में। जबकि मेरे हिसाब से ये बहुत सबसे आसान हिस्ट्री में मॉडर्न एंशिएंट से भी इजी है, क्योंकि बहुत ही कम पढ़ना है। एंशिएंट की तरह काफ़ी उलझा हुआ दक्षिण भारत के राज्य ये सब नहीं है, फिर भी दिक्कतें होती है। तो उस दिक्कत को कहानी के साथ साथ हम लोग समाप्त करेंगे बहुत आसानी से। पूरा मिडावल हिस्ट्री को हम लोग समाप्त करेंगे एक एक टॉपिक करते हुए। इसमें गुलाम डायनेस्टी तक को कवर किया गया है, गुलाम वंश को। हम लोग अभी दिल्ली सल्तनत को कर रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में स्टार्टिंग तो मोहम्मद गोरी से ही हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी भारत आके यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का जो भी प्रशासन है उसको दे देते हैं। देखिए, उसके पहले महमूद गजनवी भी आए, लेकिन उन्होंने अटैक किया, वापस चले गए। अटैक किया, वापस चले गए। सबको लगा कि गोरी भी आएंगे, अटैक करके वापस चले जाएंगे। खैर, ये जो गोरी की कहानी है, ये सन्सबनी शाखा के गौर शासक गयासुद्दीन ने क्या किया, गुंजों को भगा दिया, गजनी से भगा दिया और गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन तुर्की परंपरा का पालन करते हुए इन्होंने अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी का शासक बना दिया। और यही भारत में मोहम्मद गोरी के नाम से, मोहम्मद लिखा गया है ना, मुहम्मद होगा। अच्छा, एक और, इन सब से रिलेटेड जितने भी आप नोट्स देख रहे हो, ये सब आपको हमारे ऐप पर मिलेगा, लेकिन कल से अवेलेबल हो जाएगा। वो आप कल से उसको देख सकते हैं सब। अब हुआ क्या, इन्होंने ये मतलब भारत में जब अटैक किए, क्योंकि इनको भारत पर अधिकार करना था, 1175 में करमातियों से इन्होंने मुल्तान को छीन लिया। इसके पीछे थोड़ा सा और कहानी सुन लीजिए। कहानी है 1030 की। कहानी है 1030 की। जब महमूद गजनवी की मौत हो जाती है तो पश्चिम एशिया में एक बड़ा परिवर्तन आता है। पश्चिम एशिया में एक बड़ा परिवर्तन आता है। उसके बाद ये सारी कहानी होती है जब महमूद गजनवी की मौत हो जाती है। उसके बाद खैर, तो अब क्या हुआ, ये जो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था, वो गजनी के शासक तो बन गए, लेकिन ये भारत की तरफ अब आना चाहते थे। ये भारत की तरफ आना चाहते थे। इन्होंने 1173 से 1206 तक इन्होंने मोहम्मद गोरी के नाम से शासन किया, क्योंकि 1206 में इनकी डेथ हो जाती है। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो महमूद गोरी साहब जो थे, वो पंजाब और सिंध को जीतना चाहते थे पंजाब और सिंध को, लेकिन सुलेमान के रास्ते ये नहीं जाना चाहते थे। इन्होंने किरथर रेंज में बोलन दर्रे, सुनिए ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। जीतना तो ये चाहते थे पंजाब और सिंध को, लेकिन सुलेमान के रास्ते नहीं जाना चाहते थे। तो इन्होंने किरथर रेंज में जो बोलन दर्रा है, वहां से आने का कोशिश किया और ये बलूचिस्तान को पार करके गुजरात आ गए। 1175 यहां पे डाटा लिखा हुआ है, करमातियों से इन्होंने मुल्तान छीन लिया। ठीक है, तो 1175 की कहानी है। इन्होंने करमातियों से मुल्तान छीन लिया, बाद में उच्च और मुल्तान तो ले ही लिया था, बाद में उच्च को भी इन्होंने जीत लिया। और उसके बाद होते होते गुजरात के नेहरावाला पे इन्होंने चढ़ाई कर दी। लेकिन उस समय गुजरात में जो राजा थे, वो राजा थे भीम द्वितीय। एक्चुअली ये छोटे थे, तो इनकी माँ इनकी संरक्षक बन के नायिका देवी जो है, उन्होंने वो शासन संभाल रही थी। लड़ाई हुआ नायिका देवी, या ये कह लो कि भीम द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में 1178 में, 1178 में। और मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हारे। और ये मोहम्मद गौरी नहीं, गोरी यहाँ पे कैसे, मोहम्मद गोरी की ये पहली भारत में पराजय थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भारत में पहली बार नायिका देवी से ये हार गए थे। उसके बाद इनको समझ में आ गया कि बच्चे ने गलती कर दी। इनको समझ में आ गया कि इन्होंने गलती कर दिया, अब गलती को ठीक करना था। इनको समझ में ये जरूर आ गया कि पंजाब को जब तक बेस नहीं बनाएंगे, तब तक भारत को नहीं जीत सकते हैं। तो हुआ क्या कि अब पंजाब पे इनको जीतना था, लेकिन उस समय पंजाब में गजनी राजवंश का, वो जो गजनी है ना, उन्हीं का शासन था। यहाँ पे उनका एक कमजोर शासक
खुसरो थे, मलिक खुसरो, लेकिन काफ़ी कमज़ोर था। इन्होंने विरोध किया बट ये हार गए और बाद में इन्होंने पूरे पंजाब को जीत लिया और गजनी राजवंश का फाइनली पूरी तरह से सफाया हो गया। पंजाब से सटे चौहान वंश का भी शासन था। वहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय थे। आपको पता है पृथ्वीराज तृतीय उस समय के कंटेम्प्रेरी रूलर में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थे, मतलब हर तरीके से वो बेहतर थे। इनका चंदेल के साथ भी लड़ाई हुआ था। आपको पता है जो चंदेल के साथ लड़ाई हुआ था, इसमें अल्लाह और उदल दो सेनापति थे, वो मारे गए थे। अल्लाह उदल का जो रिलेशन है वो चंदेल से है, ये ध्यान रखिएगा। बाद में इन्होंने मालवा में परमादी देव को भी हराया। तो कुल मिला के ये उस समय के सबसे ताकतवर रूलर में से थे पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहिए वो थे। अब हुआ क्या, इनके साथ लड़ाई होती है तराइन का पहला युद्ध 1191 में। कहाँ पे, तो भटिंडा के पास। भटिंडा के निकट तराइन का पहला युद्ध होता है। गोरी इसमें हार जाता है और वापस पंजाब की तरफ चला जाता है, क्योंकि पंजाब को इन्होंने अपना बेस तो बना लिया था। पृथ्वीराज ने क्या किया, गलती उनसे ये हो गई कि वो तराइन के युद्ध से संतुष्ट हो गए कि गोरी तो भाग गए, लेकिन इनको ये नहीं पता चला गोरी पंजाब में जाके रह गए, वहां से भी इसको भगाना है। इस चक्कर में 1192 की कहानी है। मोहम्मद गोरी पूरी तरह से तैयार होके आए और उन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया। पृथ्वीराज युद्ध के मैदान से निकलकर भाग गए। पृथ्वीराज भाग गए थे युद्ध के मैदान से निकलकर, लेकिन हिसार जिला जो है हरियाणा का, उसके सिरसा के पास उनको पकड़ लिया गया। अब पकड़ तो लिया गया, अब इस लड़ाई में तोमर शासक गोविंद राज मारे गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तोमर शासक गोविंद राज तराइन के दूसरे युद्ध में मारे गए। अब इनको पकड़ लिया गया, लेकिन अलग अलग इतिहासकार जो है वो अलग अलग कहानी बनाते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मिनहाज क्या कहते हैं, मिनहाजुस सिराज जो है वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की तुरंत ही हत्या कर दी गई। हसन निज़ामी का कुछ और कहना है। इनका कहना है कि उनको अजमेर ले जाया गया, कुछ समय तक उन्होंने शासन किया, लेकिन इसका प्रूफ ये मिलता है कि उस समय जो मुद्रा थी, कॉइन जो था, उसमें एक तरफ भगवान शिव का जो नंदी बैल है उसकी आकृति और पृथ्वीराज देवनागरिक में लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ एक घोड़ा और मोहम्मद सैम लिखा हुआ था। तो इससे लगता है कि इन्होंने कुछ समय तक शासन किया। चंद्रबरदाई की अलग ही कहानी है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों में कहते हैं कि पृथ्वीराज को ये लोग उठा के गजनी ले गए, उनको अंधा कर दिया गया और शब्द भेदी बाण चलाकर उन्होंने मोहम्मद गोरी की, जब वो राज सिंहासन में बैठे हुए थे, हत्या कर दी। तो ये सारा कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे कुल मिला के ये है कि ओवरऑल कि इन्होंने शासन ही किया था कुछ समय तक उनके अंदर में। मोहम्मद गोरी के सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति भी मिलती है। अब देखो यहाँ क्या हुआ। अब हुआ कि 1192 में, अच्छा एक कुछ और देख लेते हैं। बाद में मोहम्मद गोरी फिर से आते हैं 1194 में आते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इटावा जो है, चंदावड़ का लड़ाई होता है इटावा जिला यूपी में। वहाँ पे गढ़वाल शासक जयचंद को इन्होंने हरा दिया और कन्नौज को जीत जाते हैं। कन्नौज को जीत के फिर से ही वापस चले जाते हैं अपने प्रदेश गोर, लेकिन फिर से लौट के आते हैं 1203 में। नहीं हुआ क्या एक्चुअली, लड़ाई इस खोखरों ने, पंजाब के खोखरों ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो ये उसको दबाने के लिए आए, लेकिन जब ये नमाज पढ़ रहे थे देमक नामक स्थान पर, वहाँ पे करमातियों का एक गिरोह था, उन्होंने इसकी हत्या कर दी और 1206 तक इनकी कहानी समाप्त हो गई। तो 1192 में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक बना दिया। मैं आपको पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मेडिवल हिस्ट्री में दिक्कत है, इसलिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। खैर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्होंने 1192 में भारतीय क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर दिया और 1192 से 94 के बीच में इन्होंने रणथंभौर, दिल्ली, मेरठ, इन सबको जीत लिया। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि जब इनकी मौत हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो लाहौर की जो जनता थी उन्होंने कहा, चूंकि ये अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आप राजा बन जाइए। तो इन्होंने शासन संभाल लिया।
इन्होंने शासन संभाल लिया। अभी आगे भी फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। और 1197 की कहानी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पे भी अटैक किया, क्योंकि गुजरात में भीम द्वितीय से बदला लेना था, क्योंकि उसने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो 1197 में इन्होंने अटैक किया, अनहिलवाड़ा को लूट लिया और भीम द्वितीय हार गए। दूसरा परमादिदेव जो चंदेल शासक है, इनको भी इन्होंने हराया और 1206 में तो इनकी मौत ही हो गई। 1206 में इनकी मौत हो गई। अब हुआ क्या, 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक को तो इन्होंने भारतीय क्षेत्र का प्रशासन दे दिया। यलदौज भी इनका एक दास था। जो यलदौज इनका गुलाम था उसको गजनी का शासक बना दिया। कुवाचा जो था उसको उच्च का शासक बना दिया। तो ये सारा तो हो गया, लेकिन आपको पता है कि गजनी मेन था। जब गजनी पे यलदौज जो उनका एक गुलाम था उसका शासन हुआ, तो उसने सोचा कि गजनी पे अगर हमारा शासन है तो गजनी पे जो शासन करेगा वो राजा है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई नहीं था, उन्होंने कोई अपना नहीं था, तो उन्होंने गुलाम को ये सब दिया। तो ये यलदौज कहे कि यलदौज को था कि भारतीय क्षेत्र पे भी हमारा अधिकार है। ठीक है, यलदौज का कहना था कि भारतीय क्षेत्र पर भी हमारा अधिकार है। ठीक है, अब इस चक्कर में कुतुबुद्दीन ऐबक को मजबूरन लाहौर को राजधानी बनाना पड़ा, क्योंकि उसको यलदौज के खतरे से बचना था। यलदौज ने क्या किया, 1209 में अटैक कर दिया। कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, सुनिए अच्छे से। 1209 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पे अटैक कर दिया। 40 दिन तक गजनी को अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन यलदौज भी अच्छा शासक था, तो वहां की जनता ने ऐबक का विरोध किया और ऐबक को फाइनली वापस आना पड़ा। तो ये जो इशू था अब ये समाप्त हो गया। ठीक है, ये सारी समस्याएं अब समाप्त हो गई, अब आराम से ऐबक शासन कर सकते थे। अब जब कुतुबुद्दीन यहाँ पे शासन संभाले तो उन्होंने राजा की उपाधि नहीं ली, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने राजा की उपाधि नहीं ली थी, उन्होंने मलिक या सिपाह सलार की ही उपाधि धारण की और अपने नाम से कोई खुतबा भी नहीं पढ़ाया, ना ही सिक्के जारी किए। हाँ, उन्होंने ये जरूर किया कि 1208 में गयासुद्दीन के जो बेटे थे महमूद, उनसे दास मुक्ति पत्र ले लिया, यानी दास से वो फ्री हो गए, लेकिन ना खुतबा पढ़ाया ना सिक्के जारी करवाए। ये सारी चीज़ें हुई। काफ़ी यह गजनी वाला कहानी तो आपको मैंने सुना ही दिया। उसके बाद ऐबक काफ़ी अच्छे शासक थे, उनको लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि वो दान बड़ी संख्या में दिया करते थे। उसके अलावा उनको कुरान का पाठ बहुत अच्छे से करते थे, इसीलिए उनको कुरान ख्वाबी कहा जाता था। ऐबक बहुत दिन तो शासन किए नहीं, 1206 से 1210 के बीच में ही राजा बने वो, उसके बाद उनकी डेथ ही हो जाती है। तो इन्होंने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। इसके अलावा दिल्ली में किला राय पिथौरा नामक एक नगर की स्थापना की, जो दिल्ली के प्राचीन 7 नगरों में पहला है, यानी पहले नगर की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया। कब? 1199, याद रखिएगा, 1199 में कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण शुरू करवाया और ये मीनार इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। अब ये स्टार्ट किसके लिए किया गया था? अपने नाम पे उन्होंने नहीं किया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इन्होंने इसकी शुरुआत करवाई थी। 1210 की कहानी है। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान, जो एक तरह का पोलो है, घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, उससे इनकी गिर की मौत हो गई और काम इनका कहानी खत्म हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ताजुल मासिर नामक के लेखक हसन निज़ामी रहा करते थे। तो ये सारा है। अब आपको पता है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन तीनों के तीनों गुलाम रह चुके थे, इसीलिए इसको गुलाम भी कहा जाता है। और गुलाम ही नहीं, इसके लिए एक और नाम यूज किया जाता है जिसका नाम है मामलुक वंश। मामलुक ऐसे दास को कहा जाता था जो स्वतंत्र माता पिता के पुत्र होते थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र माता पिता के पुत्र होते थे, या ऐसे दास जो घरेलू काम नहीं करते थे बल्कि सैनिक सेवा में लगाया जाता था, तो उनको मामलुक भी कहा जाता था। इसीलिए इसको मामलुक वंश भी हम लोग कहते हैं। लेकिन इल्तुतमिश और बलबन, कुतुबुद्दीन तो गुलाम रह गए, लेकिन इल्तुतमिश और बलबन राजा बनने के पहले ही गुलामी से मुक्त हो चुके थे। तो ये सारा चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे इलवड़ी वंश का भी नाम दिया जाता है। इलवड़ी एक तुर्की जाति का कबीला था। कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर छोड़ दिया जाए
तो ये गुलाम वंश में जितने भी थे वो सब इलवड़ी वंश के लोग थे। तो इस तरह से अलग अलग नाम दिया गया है। अब जब कहानी खत्म हो गई ऐबक की तो इल्तुतमिश की बारी आती है। ठीक है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत होती है उसके बाद उनके बेटे आराम शाह को शासक बनाया जाता है। लेकिन आराम शाह अच्छा शासक नहीं था, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम भी जो इल्तुतमिश था वो शासन संभाला। यहाँ पे फैक्ट ये है कि इल्तुतमिश को सबसे पहले कुतुबुद्दीन ने अनहिलवाड़ा का जो युद्ध हुआ था 1197 में, अनहिलवाड़ा की जो लड़ाई हुई थी उसमें इल्तुतमिश को खरीदा था। और इल्तुतमिश इनका दामाद भी था, गुलाम भी था, और इसको बदायूं का गवर्नर, जिस समय उनकी मौत हुई थी उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। तो ये सारा कहानी है। तो आराम शाह को तो शासक बना दिया गया, आराम शाह को शासक बना दिया, बट दिल्ली के सुल्तान को मंजूर नहीं था, इसीलिए इल्तुतमिश को इनवाइट किया गया। इल्तुतमिश आते हैं और एक लड़ाई होती है जिसका नाम है जूद की लड़ाई। जूद की लड़ाई होती है जिसमें आराम शाह को इल्तुतमिश हरा देते हैं और दिल्ली पे शासन संभाल लेते हैं। इन्होंने इक्ता व्यवस्था भी शुरू की। बड़े बड़े इक्ता क्या था कि बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनको कैश में यानी नगद वेतन की जगह लैंड दी जाती थी, उतनी जमीन दी जाती थी जिससे जो रेवेन्यू आएगा उनके सैलरी के बराबर होगा। इसको इक्ता व्यवस्था कहते हैं, जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा कुतुब मीनार का काम भी उन्होंने पूरा करवाया। इल्तुतमिश को कहा जाता है कि दिल्ली का ये पहला वैधानिक सुल्तान था या रियल सुल्तान था। इन्होंने बगदाद के खलीफा से मान्यता ली। कुतुबुद्दीन ने तो कुछ नहीं किया, ऐबक ने, उसने तो दास मुक्ति पत्र जो महमूद था उनका बेटा गोड़ी का, उससे ले लिया। लेकिन इन्होंने बगदाद के खलीफा से मान्यता ली और इसीलिए इनको पहला वैधानिक सुल्तान कहा जाता है और पहला मुस्लिम शासक भी था इस तरह का। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जब इल्तुतमिश शासक बना तो कई सारी समस्या थी। एक तो बंगाल का गवर्नर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, मंगोल की समस्या दूसरी थी। ऐबक के जो दो और प्रतिद्वंदी थे यल्दौज और कुबाचा, वो फिर से परेशान करने लगे। तो कई सारे इनके पास समस्या थी। अब देखो इसको कैसे दूर किया इन्होंने, ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ये जो इन्होंने दूर किया, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, कहानी सुनिए, बंगाल का गवर्नर अली मर्दान खां थे। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, क्योंकि जैसे ऐबक गए इन्होंने ये अपने आप को फ्री कर दिए। इनका उत्तराधिकारी इवाज खां गयासुद्दीन के नाम से शासक बन गया। अब इल्तुतमिश को ये गवारा नहीं था तो उन्होंने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद को भेजा और इस गयासुद्दीन को उन्होंने हराया। ठीक है, गयासुद्दीन को इन्होंने हरा दिया और इसी तरह से फाइनली 1230-31 में अंतिम रूप से बंगाल को इल्तुतमिश ने जीत लिया। इल्तुतमिश ने 1226 में राजपूत राज्यों को दोबारा जीता। तो ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे करके और भी जो एरिया था उस पर अधिकार कर लिया। और इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि 1234 में इन्होंने मालवा को जीता और भीलसा को भी लूटा था, जिसमें उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर ये लेके आ गए थे। इल्तुतमिश का आखिरी अभियान जो था वो बमियान का अभियान था और 1235 में और 1236 में इनकी मौत हो जाती है। अब दूसरी समस्या देखो, समस्या एक और था इनके पास। जैसे ही ये शासक बनते हैं, यल्दौज कहता है कि भाई ये मेरा है, ऐबक ने तो उसको हरा दिया। अब इन्होंने सोचा कि फिर से हम भारत पे दावा करते हैं। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि कहाँ पंगा लेना है। इन्होंने कहा हाँ भाई ये भारत आप ही का है, ठीक है, मतलब ये जो लैंड है ये आप ही का है। नाम मात्र की संप्रभुता उन्होंने स्वीकार कर ली और जो उन्होंने दास मुक्ति पत्र भेजा था वो भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो कुल मिला के मामला को इन्होंने शांत कर दिया। और जब ख्वारिज्म के शासक ने यल्दौज को हरा के गजनी को छीन लिया तो यल्दौज ने पंजाब पे कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ कुबाचा जो था, ध्यान से सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा तीनों मोहम्मद गोरी के तीनों गुलाम थे। अब कुबाचा ने भी इल्तुतमिश को चुनौती देनी शुरू कर दी। कुबाचा ने भी उच्छ और मुल्तान पे कब्जा कर लिया। तो अब दोनों के साथ इन्होंने अलग अलग लड़ाई लड़ी और दोनों को हराया। 1215 से 16 में यल्दौज को हराया, तराइन की लड़ाई में उन्होंने उसको हरा के बंदी बना लिया और बाद में कुबाचा को भी इन्होंने हरा दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे इसकी समस्या दूर हो गई। अब इनके पास एक और समस्या थी मंगोलों की।
क्योंकि मंगोल मध्य एशिया के निवासी स्टिपिज घास के मैदान में रहने वाले जनजाति लोग थे। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के पहले ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। मंगोल पहले बौद्ध धर्म को मानता था, बाद में इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया। तो खैर, अब यहाँ पे क्या हुआ, मंगोल के नेता हो गए चंगेज खां। चंगेज खां का जो दूसरा नाम है वो है तमेचिन। अब ये जब नेता हो गए, इनकी एक अपनी सैनिक व्यवस्था थी जो 10 से लेकर 10,000 के बीच में बटी हुई थी। इन सब से अभी हम लोग को नहीं जाना। यहाँ पे हुआ क्या, 1221 की कहानी है। 1221 में मुस्लिमों के एक प्रतिष्ठित राज्य ख्वारिज्म को मंगोलों ने जीत लिया। जब ख्वारिज्म को मंगोलों ने जीत लिया तो ख्वारिज्म के थे राजकुमार जलालुद्दीन मंगबर्नी। ये देखिए, ख्वारिज्म के जो राजकुमार थे जलालुद्दीन मंगबर्नी, अब वो भागते भागते आ गए इंडिया, भारत की तरफ। चंगेज खां भी उनका पीछा करने लगा, पीछा करते करते आ गए, वो भी भारत की तक आ गए। अब चंगेज खां सिंधु नदी किनारे बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि ये इल्तुतमिश करता क्या है। अगर इल्तुतमिश ने इसको शरण दिया तो हम अटैक कर देंगे। इल्तुतमिश एक समझदार शासक थे। इन्होंने देखा इस एक आदमी के चक्कर में तबाह सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ कहा कि हम आपको शरण नहीं दे सकते। और चंगेज खां जो इंतजार कर रहे थे अपने सेना के साथ सिंधु नदी के किनारे, वो आगे नहीं बढ़ते हैं और वापस लौट जाते हैं। इस तरह से एक बड़ा आक्रमण जो खतरा था वो चला गया। और चंगेज खां जो थे, वो चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहलाना पसंद करते थे और कहते भी थे। तो इस तरह से ये समस्या दूर हुई। इल्तुतमिश के पास और भी कई सारी समस्या थी। दिल्ली का प्रथम संगठनकर्ता भी माना जाता है कि उन्होंने एकता व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, ये सब चलाया। इवन उन्होंने चांदी का पहला मानक सिक्का चलाया जिसको टंका कहते हैं, और 172.8 ग्रेन का था। तांबे का उन्होंने सिक्का चलाया जिसको जीतल कहा जाता है। तो ये सारा है। इसके अलावा टकसाल पे नाम लिखने की जो परंपरा थी, टकसाल पे जो नाम लिखने की परंपरा थी, वो भी इन्होंने स्टार्ट करवाई, जो विदेशों में पहले थी। अब इसके बाद इन्होंने एक बना दिया चालीस तुर्क सरदारों को मिलाकर, इन्होंने 40 मुख्य सरदारों को मिला के एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा खासा पोस्ट दिया और उसको मिला के तुर्क चहलगानी बना दिया, जिसको चालीसा भी कहते हैं, चहलगानी भी कहते हैं। इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वानों को संरक्षण भी मिला हुआ था। मिन्हाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान को भी इन्होंने संरक्षण दिया था। खैर, ये जो चालीसा बना दिए, ये उस समय पूरी तरह से इसका बड़ी अच्छा खासा कंट्रोल था, लेकिन इसके ऊपर इल्तुतमिश का कंट्रोल रहा था। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि गुंबद निर्माण का इनको पिता कहा जाता है। इन्होंने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की कब्र पे सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया था। ठीक है, सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया था। और नसरुद्दीन महमूद की मौत जो था 1229 में हुई थी, जिसके कारण ये भी अंदर से टूट गए थे। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपने खर्च से 2 कॉलेज की स्थापना की, म्यूजिया और नासिरिया। इल्तुतमिश चाहते थे रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाना। इसीलिए इन्होंने चांदी के टंके पर भी उनका नाम लिखवाया। लेकिन चूंकि रजिया लेडीज थी, इसीलिए अमीर जो तुर्क अमीर थे या जो भी वहाँ के प्रांत के शासक थे, वो नहीं चाहते थे रजिया बने। तो जैसे ही मौत होती है इल्तुतमिश की 1236 में, इन्होंने क्या किया, रुकुनुद्दीन को, जो इल्तुतमिश के बेटे थे, मौत के दूसरा दिन ही उनको सुल्तान बना दिया। और वो तो बना दिया सो तो ठीक है, इसके ऊपर जो थी वो उनकी माता शाह तुर्कान का प्रभाव था, जिसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। अब जैसे ही इनका शासन हुआ, जैसे ही रुकनुद्दीन का शासन हुआ, वैसे ही प्रांतीय सरदार अलग अलग होने लगे, माने आज़ाद होने लगे। लाहौर के इख्तियार मलिक जानी, बदायूं के इख्तियार मलिक इजाजुद्दीन। तो इस तरह से ये लोग जो हैं वो अलग होने लगे। कुछ लोगों ने तो दिल्ली को घेर भी लिया। खैर, ये सब हटाइए। यहाँ पे हुआ क्या, फिरोज उनका सामना करने के लिए जैसे ही राजधानी से बाहर निकले, क्योंकि कई सारे जो स्वतंत्र हो रहे थे उन्होंने गुट बना के अटैक कर दिया। जैसे ही उसको हराने के लिए बाहर निकले, रजिया ने क्या किया, शुक्रवार का दिन था और नमाज
जामा मस्जिद में हो रहा था, ये रेड कलर की कपड़ा पहन के जिसमें न्याय मांगा जाता है, ये पहुंच गई और इन्होंने कहा कि जो उनकी माता थी रुकनुद्दीन की, शाह तुर्कान, उनके खिलाफ हमें सहायता करे। इनका अपील से ये हुआ कि पहली बार दिल्ली की जनता ने डायरेक्ट उत्तराधिकार के प्रश्न पे निर्णय लिया और रजिया सुल्तान भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका बनी। और इस तरह से लोगों ने राजमहल को घेर लिया, शाह तुर्कान और फिरोज की हत्या कर दी और रुकनुद्दीन का शासन समाप्त हो गया। रजिया सुल्तान बन गई शासिका। 1236 से 40 की कहानी है। 1236 में जैसे ही ये शासक बनी, इन्होंने अपने सिक्के पर उम्मदत उल निस्वा की उपाधि ली। ये एकदम से सैनिक वेशभूषा में बैठती थी। अब ये रजिया ने क्या किया? रजिया को समस्या बहुत सारा था कि बदायूं, सुल्तान, हासी, इन सब के गवर्नर ने राजधानी को घेर लिया था। दिल्ली के जो वजीर जुनैदी थे वो भी उनसे मिल गए थे और ये सभी रजिया को सुल्तान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन रजिया काफ़ी शार्प रूलर थी। इन्होंने अफवाह फैला दी कि ये चारों गवर्नर व्यक्तिगत रूप से रजिया से मिले हुए हैं। अब इनमें ही फूट हो गया और फूट होने के कारण इन गवर्नर ने राजधानी खाली कर दी और ये जो जुनैदी थे, यानी वजीर जुनैदी जो दिल्ली के थे, वो भी वहाँ से भाग गए। ठीक है कि अब तो भाई बचेंगे ही नहीं। रजिया ने क्या किया? स्टार्टिंग में इनको पता था तुर्की गुलाम इनका विरोध कर रहे हैं, तो इन्होंने तुर्की गुलाम के प्रभाव को कम करने के लिए जो भी इनके विश्वास पात्र लोग थे, उनको ये चाहते थे कि ऊंचे ऊंचे पद पे अपॉइंट किया जाए। जैसे ख्वाजा मुहाजुबुद्दीन को वजीर बनाया, मलिक सैफुद्दीन एवक बहूत को सेना का प्रधान बना दिया, मलिक इजाउद्दीन कबीर खान को लाहौर का इख्तियार बनाया। तो इन सब से हुआ क्या? इन सब से हुआ कि ये इन सब से हुआ कि इनका विश्वास पात्र लोग आ गए। जैसे इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर हाजिब, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को भटिंडा का इख्तियार, अबसीनिया मलिक जलालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखुर यानी अस्वसाला का प्रधान बना दिया। सब चीज़ ठीक था, लेकिन ये जो अमीर आखुर का पद जलालुद्दीन याकूत को दिया, इसको लेकर विवाद हो गया। और दूसरा, इनके साथ इनकी कुछ नज़दीक रिलेशनशिप थी, जिसके कारण जो तुर्की अमीर थे वो अब भड़क गए। अब अलग अलग लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। खैर, इसके पहले रजिया ने रणथंभौर का भी अभियान किया। उसके अलावा रजिया के काल में नूरुद्दीन नामक एक व्यक्ति ने किरमाता और अहमदिया संप्रदाय के लोगों को भड़का के विद्रोह करवाने की कोशिश की। खैर, तो रजिया के टाइम में अब विरोध होना अलग अलग जगह से शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले दिल्ली के वजीर इख्तियारुद्दीन एतगीन ही हैं। सबसे पहले अलग अलग लोगों ने, एतगीन ने ही विरोध कर दिया। उसके बाद ग्वालियर के गवर्नर जुनैदी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब रजिया ने उसको धोखे से दरबार में बुला के हत्या तो कर दी। अब जैसे ही हत्या किया और लोग भड़क गए, उनको लगा कि ये तो कुछ भी कर सकती है। इसके बाद लाहौर, मुल्तान, अलग अलग जगह पे खिलाफ हुआ, उनके विरोध विद्रोह हुआ। अब यहाँ पे फाइनल हुआ कि भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया का नाम याद रखिएगा, अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अब जब रजिया जैसे ही अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से निकली, रजिया को बंदी बना के भटिंडा के किले में कैद कर लिया गया और वहाँ पे इनको कैद कर लिया गया। और इसी दौरान दिल्ली के जो वजीर एतगीन साहब थे, उन्होंने इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया। मौका का फायदा उठाया, बहराम शाह को शासक बना दिया। बहराम शाह को शासक बनाते ही एतगीन को नायब ए ममलिकात का पद दे दिया। और ये नायब ए ममलिकात पहले से, ध्यान सुनिए, नायब ए ममलिकात यहाँ नहीं है, आगे इस चीज को हम लोग आगे भी डील करेंगे। अभी हम लोग राजा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं बस। सॉरी, ये जो नायब ए ममलिकात का पद था, ये बहराम शाह के पहले नहीं था। बहराम शाह ने इस पद को बनाया और एतगीन को इस पद पे दे दिया और इसीलिए एतगीन इस पद को पाने वाला पहला व्यक्ति था। रजिया ने तो कूटनीति का प्रयोग किया, अल्तुनिया से शादी ही कर ली, मामला ही समाप्त, शादी कर ली। अब ये लोग वहां से चले दिल्ली पे अटैक करने के लिए, लेकिन कैथल के पास कुछ हिंदू डाकू थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी जब ये पेड़ के नीचे सो रहे थे। कुल मिला के मामला समाप्त हो गया। मिन्हाजुस सिराज कहते हैं, रजिया में महान शासक के सभी गुण थे, बस उनमें एक ही दुर्गुण था कि वो औरत थी। तो ये मिन्हाज उस सिराज का कहना है।
बाद में बहराम शाह शासक बनते हैं। बहराम शाह के टाइम में नायब ममलिकात पद का सृजन होता है। पहले व्यक्ति इख्तियारुद्दीन एतगीन, क्योंकि इन्होंने ही इनको राजा बनाया था। इसके काल में यानी दिल्ली सल्तनत में पहली बार मंगोल आक्रमण जो होता है वो बहराम शाह के टाइम में होता है, जब तैर बहादुर के नेतृत्व में 1241 में मंगोल अटैक करते हैं। 1242 में तुर्की सरदार से समझौता नहीं होने के कारण बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है और फिरोज शाह का बेटा अलाउद्दीन मसूद को शासक बना दिया जाता है। खैर, अब यहाँ पे जब इन्होंने मंगोल ने अटैक कर दिया और ये तो हो गया, और इसको अलाउद्दीन मसूद को शासक बनाया गया। अलाउद्दीन मसूद जो हैं वो 1242 से 1246 के बीच में उन्होंने शासन किया, और इन मसूद शाह के काल में नायब का पद मलिक कुतुबुद्दीन हसन को दिया गया। ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अगला, इन्हीं के टाइम में अमीर हाजिब का पोस्ट बलबन को दिया गया था, और ये बलबन कोई और नहीं बल्कि तुर्काने चिहलगानी या जो चालीसाब था जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसी में से एक थे। अब इसके बाद एक और शासक बनते हैं जिनका नाम है नसरुद्दीन महमूद, जो नाम मात्र के शासन बलबन के द्वारा ही चलाया जा रहा था। 1266 में नसरुद्दीन साहब की मौत हो जाती है और सीधा बलबन शासन संभाल लेते हैं, और बलबन ने 20 साल शासन किया। 1266 से 1286 तक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बलबन के साथ नसरुद्दीन का विवाद भी हुआ है, और कहा जाता है कि नसरुद्दीन की जो मौत है उसके संबंध उसमें कहीं ना कहीं बलबन का हाथ है। बलबन उनको स्वीट पॉइजन दिया करता था। ठीक है, बलबन उनको स्वीट पॉइजन दिया करता था, ये सब है। और उसके बाद बलबन शासक बनते हैं। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इलबड़ी तुर्क से इनका संबंध था, इसलिए इलबड़ी भी कहा जाता है। इलबड़ी जाति के लोगों का शासन था। बचपन में ही मंगोल ने उसे दास के रूप में बेच दिया था और ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी, सुनिए अच्छे से, ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति ने उसको खरीद लिया था। उनको गुजरात लाया गया, और जब इल्तुतमिश बलबन को ग्वालियर विजय के पश्चात जमालुद्दीन नामक व्यक्ति से खरीदा था। कब? 1233 में। 1233 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद उसको खरीदा था। और उन बलबन का जो अगर मूल नाम की बात करें तो मूल नाम उसका बहाउद्दीन था, और उसने गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी धारण की थी। नसरुद्दीन महमूद ने उनको उलू खां की भी उपाधि दी थी। धीरे धीरे ये तो पहले तो सैनिक के रूप में शामिल हुए, लेकिन अपने टैलेंट से रजिया के टाइम में अमीर शिकार, बहराम शाह के टाइम में अमीर आखूर, नसरुद्दीन महमूद ने तो उलू खां की उपाधि ही दी थी। तो धीरे धीरे ये मतलब टॉप के पोस्ट पर आ गए, और नायब ममलिकात के पद पे नसरुद्दीन महमूद के टाइम पर ये पहुंच गए थे। इनके सामने कई समस्या थी। समस्या ये थी कि चहलगानी के जो अमीर थे वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मंगोल की अलग समस्या थी, मेवाती और राजपूतों की अलग समस्या थी, बंगाल में भी विद्रोह हो गया था। अब ये सारा चीज़ था। अब ध्यान से समझिए, एक बार कहानी समझ लोगे कभी दिक्कत नहीं होगी। अब ये सारी चीज़ें थी। बलबन को पता था कि अगर वो राजत्व को मजबूत नहीं करेगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने आप को एक हार्ड वेशभूषा में डाला और चिहलगानी के सभी सदस्यों को किसी न किसी तरीके से मरवा दिया या हटा दिया। तो किसी न किसी तरीके से उन्होंने हटा दिया, और इन्होंने खुद को नियाबत एक खुदाई कहा, यानी ईश्वर का छाया बोला, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की इन्होंने। और इन्होंने कहा कि राजा केवल ईश्वर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, किसी और के प्रति नहीं। अपने आप को बहुत गंभीर बना दिया, एकांत में रहते थे, मदिरा पान बंद कर दिए, छोटे सरदारों या छोटे मोटे अमीरों से मिलना इन्होंने बंद कर दिया। आपको पता है, दिल्ली के एक धनी व्यापारी थे जिनका नाम था फख बाबनी। दिल्ली के एक धनी व्यापारी फख बाबनी ने कहा कि यदि सुल्तान से हमारी एक मुलाकात हो जाएगी तो मैं अपनी सारी संपत्ति सुल्तान को दे दूंगा। लेकिन इन्होंने एक अलग औड़ा बना लिया था जिसमें छोटे लोगों से नहीं मिलते थे, और इन्होंने तब भी नहीं मिला।
दरबार में हंसी मजाक सब कुछ बंद था। इन्होंने दरबार में अमीरों को अनुशासित करने के लिए ईरानी पद्धति सिजदा और पाबोस को स्टार्ट कर दिया। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर भी बल दिया। इसके अलावा नवरोज मनाना भी शुरू कर दिया। सिजदा का मतलब होता है घुटने से झुक जाना और पाबोस का मतलब होता है कदम चूमना। यानी दरबार में जो भी थे वो राजा बलबन का पैर चूमा करते थे। उसके अलावा इन्होंने ईरानी पद्धति पे नवरोज मनाना भी स्टार्ट कर दिया। सिर्फ ऊंचे कुल के लोगों को ये भर्ती करते थे। रक्त की शुद्धता पर इन्होंने बहुत बल दिया और खुद को इन्होंने कहा कि हम फिरदौसी के शाहनामा के सूरवीर पौत्र आफरा सियाब के वंशज हैं। यानी इन्होंने कहा कि हम आफरा सियाब के वंशज हैं और निम्न कुल के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ तक भी उन्होंने कहा, बर्नी से कहलवाया उन्होंने, बर्नी जो राइटर थे उनसे उन्होंने कहलवाया कि अगर मैं तुच्छ कुल के व्यक्ति को मैं देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती है। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरी आंखें जलने लगती है तो हाथ तलवार के मुठ पर चला जाता है। तो इस तरह से आपको पता है कि एक बहुत ही कमाल का यानी योग्य व्यक्ति था जिसका नाम था कमाल अमाया। कमाल अमाया को इन्होंने इसीलिए अपॉइंट नहीं किया कि वो नीचे कुल के थे। इसके अलावा इनको जैसे ही पता चला कि वजीर निज़ामुल मुल्क जुनैदी ताजिक है, उसके पूर्वज जुलाहा हैं, उनके आदर को लेकर भी इनके अंदर कमी हो गई। तो खैर ये सब हुआ। तुर्क चेहलगानी को किसी तरीके से समाप्त किया और तुर्क चेहलगानी को इन्होंने समाप्त कर दिया। मंगोल की समस्या के लिए भी इन्होंने 2-3 कदम उठाए। सबसे पहले थी उत्तर पश्चिम की जो सीमा थी उसमें उन्होंने 2 अलग अलग सुरक्षा पंक्ति लगवा दी है। पहले सुरक्षा पंक्ति में लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर था, जहाँ पे शहजादा मुहम्मद को नियुक्त किया। दूसरा में सुनामा, समाना और भटिंडा था, जहाँ अपने छोटे बेटे बुगड़ा खां को इन्होंने नियुक्त किया और सबको 18-18 हज़ार की शक्तिशाली सेना दे दी थी। तो ये सारा है। बाद में बुगड़ा खां को बंगाल का इक़्तिदार भी बनाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शहजादा मुहम्मद जो थे वो सबसे योग्य थे। शहजादा मुहम्मद बलबन के भी काफ़ी करीब थे, लेकिन इनका डेथ हो जाता है, जिसको लेकर मतलब इनका डेथ 1285 में होता है जब मंगोल आक्रमण होता है तमर के नेतृत्व में। जब तमर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है उसमें इनकी डेथ हो जाती है और बलबन भी इससे काफ़ी टूट जाता है। तो शहजादा मुहम्मद को शहीद ए आज़म की उपाधि इन्होंने दी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद मेवाती और राजपूत की भी समस्या थी। मेवाती और राजपूत की समस्या जो थी वो दिल्ली के आसपास थी। ध्यान से समझिए, मेवाती और राजपूत की जो समस्या थी वो दिल्ली के आसपास थी। राजपूत शासकों का संरक्षण था, लोगों को लूट लिया करते थे। तो बलबन ने क्या किया, दिल्ली के आसपास जो भी जंगल था सबको कटवा के साफ करवा दिया। इसके अलावा उन्होंने 4 किला भी बनवाया। एक का नाम था काम्पली, दूसरा का जलाली, तीसरा का भोजपुर और चौथा का पटियाली। ये 4 किला बनाया, चारों तरफ से अटैक करके मेवातियों का कत्लेआम मचा दिया और इस तरह से गांव के गांव जला दिए गए। और बलबन ने, ध्यान से समझिए, बलबन ने ये मेवातियों को हटाने के लिए जो ये सारा काम किया या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो मेवातियों को शांत करने के लिए जो काम किया, इसी को लख्त और लौह की नीति कहा गया है। अब तो कभी नहीं भूलोगे आप, रक्त और लौह की नीति इसी को कहा गया। उन्होंने मेवातियों को चारों तरफ से 4 किले बना के, काम्पली, जलाली, भोजपुर और पटियाली बना के जंगलों को पूरा साफ करके अटैक किया, कत्लेआम मचा दिया, गांव के गांव जला दिए गए, सभी पुरुषों का वध करवा दिया, मैंने हत्या करवा दी। तो कुल मिला के इसी को लौह और रक्त की नीति कहते हैं। अब समस्या हो गया क्या, एक और ये हो गया कि बंगाल में भी विद्रोह हो गया। बंगाल हमेशा से दिल्ली से बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहा था। 1279-81 की बात है, बंगाल के गवर्नर तुगड़िल खां ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि उन्होंने धारण की, सिक्के भी चला दिए, ये सारा है। अब उन्होंने विद्रोह कर दिया। बलबन ने तुगड़िल खां के दमन के लिए उस समय अवध में जो गवर्नर थे अमीर खां, उनको भेजा, लेकिन अमीर खां हार गया। अमीर खां जो हार गया, बलबन इतना गुस्सा हुआ कि अयोध्या के फाटक पे उस अमीर खां को फांसी दे दी कि तुम हार कैसे गए। फिर मलिक तरगी को भी भेजा, वो भी हार गया। मलिक तरगी को भी इन्होंने मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद बलबन खुद ही वहाँ गया
और खुद जब वहाँ गया तो साथ में बुगड़ा खां जो उनका बेटा था, ध्यान से समझिए, बेटा था। अभी हमने आपको कहानी सुनाई कि मंगोलों की समस्या के लिए जो 2 सुरक्षा पंक्ति लगाई थी उसमें दूसरे माले में बुगड़ा खां के नेतृत्व में 18,000 सेना थी, उसको लेके ये जाते हैं। और जब बलबन के आने की खबर सुन के तुगरिल खां भाग जाता है और बलबन के सेनानायक मलिक मुहम्मद सेरंदाज ने तुगरिल खां को बंगाल के सुनारगांव जंगल से ढूंढ निकाला और वो मारा जाता है। बाद में तुगरिल खां के हेल्प करने वाले जितने भी लोग थे उन सबको उन्होंने मार दिया। और लखनौती जो बंगाल का है ना, लखनौती का जो मेन मार्केट था उसमें 2 मील लंबी तख्ती लगाई और सबको फांसी पे चढ़ा दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस रास्ते से बलबन ने अपने बेटे बुगड़ा खां को लेके गुजारे और उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने भी विद्रोह किया तो उनका भी अंजाम कुछ इसी तरह का होगा। तो बुगड़ा खां तो इतना डर गया कि उसको राजा बनने का अंदर से इच्छा ही समाप्त हो गया। ठीक है, तो राजा बनने का इच्छा ही उसका समाप्त हो गया डर के मारे। खैर ये जो बलबन है, बलबन का बंगाल का जो अभियान था वो पहला अभियान था जब वो मतलब कहा जाता है कि जो बंगाल अभियान है ये पहला ऐसा अभियान है जब बलबन राज्य से बाहर गए थे। इसके अलावा बलबन ने दीवाने आरिज की स्थापना की। सैन्य सुधार करना चाहते थे, दीवाने आरिज की इन्होंने स्थापना की। और बलबन का सबसे बड़ा बेटा महमूद मंगोल की लड़ाई में शहीद हो गया, आपको पता ही है। इसके बाद कैकुबा शासक बनते हैं। बलबन के बाद बलबन ने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। कैकुबा शासक बनते हैं, योग्य शासक नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद को कैद कर लिया। कैकू के बाद क्यूमर्स को उन्होंने सुल्तान बनाया और बाद में क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बन गए। तो ये सारा था। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बलबन ने क्या किया, अधिकांश लोगों की जागीर वापस ले ली, बट दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन के कहने पे जो भी असहाय लोग थे उनकी जागीर इन्होंने वापस नहीं ली। इसके अलावा बलबन राजत्व सिद्धांत तो मानते ही थे, न्याय पे आधारित इनका सिद्धांत था और ये मतलब कभी भी बेईमानी नहीं करते थे। अपने राजघराने के लोग हों या आम लोग हों, न्याय करते समय पूरी तरह से ये ईमानदार रहते थे। तो ये सारा चीज़ है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो आगे खिलजी डायनेस्टी उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से आपके का जो मेडावल हिस्ट्री है वो पूरा हम समाप्त करवा देंगे। और ये नोट्स आपको कल से मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे।